हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरीके से एचयूएफ के थ्रू जो है अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम एचयूएफ की मदद से जो है अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करें तो हमारे को पूरा समझना है कि जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। एटीसी में, एटीडी में, बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट और जगहों पे। तो वहाँ पे हमारे को अकॉर्डिंगली जो है टैक्स बेनिफिट जो है हमें मिलते हैं। ऐसे ही हमें कब जो है एचयूएफ का सहारा लेना है, क्या कंप्लायंसेस रहेंगे, कौन कौन बेनिफिट ले सकता है, आज की इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के दौरे में समझते हैं कि किस तरीके से एचयूएफ जो है काम करती है। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फैमिली है जिसमें सपोज करते हैं कि 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, 3 मेंबर्स हैं उन और उनके जो है ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, एक बहन है, ऐसे ले लेते हैं। और उनके पेरेंट्स हैं। तो इस तरीके से जो क्यूमुलेटिवली जो अपने जो अर्निंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर कुछ उनकी फैमिली इनकम है और जो कि वो क्यूमुलेटिव जो है कमा रहे हैं, तो उसको एक अलग से वो एक एंटिटी क्रिएट करके भी जो है जो है वहां पे जो है वहां पे अपनी एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करेगी, कैसे होगा, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं और इजी फॉर्म में समझते हैं कि कैसे एचयूएफ जो है काम करती है और किस तरीके से इसका एचयूएफ का ट्री जो है क्रिएट होता है, कैसे कैसे इसके कंप्लायंस रहते हैं, किस किस बातों का सेफ गार्ड करना है, वो सारी चीजें हम एक एक करके लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज करते हैं, सपोज मैं कहता हूं कि चलो, मैं कहता हूं मैं खुद, ठीक है, मैं सेल्फ, ठीक है, एक मान लेते हैं मेरे ब्रदर, राइट, एक मेरी सिस्टर, ठीक है। 3 जने हम हो गए, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं और मदर फादर। हाँ, यहाँ पे मदर फादर, ठीक है। इसको क्या, अब हमें एचयूएफ के थ्रू जो है टैक्स प्लानिंग करके चलनी है, कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके से एचयूएफ फॉर्म करी जाती है। ठीक है, मान लेते हैं एक फैमिली इनकम है, ठीक है, पारिवारिक बिजनेस चल रहा है, तो वहां पे हम कैसे कर सकते हैं। अब हमने मान लेते हैं फादर के नेम पे जो है एक एचयूएफ जो है खुल गई। ठीक है, अब इसमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशंस। कंडीशंस कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशन नंबर 1, मिनिमम हमारे को कोई भी एचयूएफ क्रिएट करनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स जो हैं वहां पे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमको देखना है कि किस तरीके से एचयूएफ का ट्री बनेगा और कैसे कैसे उसके जो है अकॉर्डिंगली किस तरीके से वो काम करेगी। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे फादर के नेम पे करा, तो हमने एक यहाँ पे जो है एक एचयूएफ क्रिएट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज कर देते हैं कि यहाँ पे पुनेठास एचयूएफ करके हमने फादर के नेम पे क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे मेन जो पर्सन होगा उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। तो यहाँ पे मेन पर्सन कौन होगा, एज अ कर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पर्सन को हम कर्ता कहेंगे और बाकी जो होंगे वहां पे देखो अलग अलग कैटेगरी होती है, इसमें कर्ता, इसमें होते हैं मेंबर्स, इसमें होते हैं को पार्टनर्स। ठीक है, तो हमें समझना होगा कौन से जने को पार्टनर होंगे, कौन से कर्ता होगा, कौन सा जो है मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे को ध्यान में रखना है, जब भी हम एचयूएफ फॉर्म करते हैं तो हमें वहां पे स्पेसिफाई करना है जो करता है वो जो है होल सोल रिस्पॉन्सिबल होगा, जो है हर चीज का, जो भी पूरी एचयूएफ चल रही है उसके, चाहे कंप्लायंस की बात कर लो, चाहे मैनेजमेंट की बात कर लो, तो जो की रिस्पॉन्सिबल पर्सन है दैट इज कॉल्ड कर्ता। ठीक है ना, तो एचयूएफ जब हम क्रिएट करेंगे तो हम मेंशन करते हैं कि वहां पे कर्ता कौन है। ठीक है ना, तो वहां पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो हमने यहाँ पे एज अ कर्ता जो है फादर के नेम पे क्रिएट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे अब कर्ता एक ही होगा। अब क्या मदर जो है, क्या मदर यहाँ पे कर्ता हो सकती है, हमें समझना होगा कि कैसे कैसे ये वर्क करेगी। तो यहाँ पे हमने एज अ फादर के नेम पे कर लिया। अब फादर, पेरेंट्स के जो है 3 जो है बेटे बेटियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें मैंने अपने आप को रख लिया यहाँ पे सेल्फ में। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हो गए, तो हम ये 3 कौन बनेंगे, हम यहाँ पे 3 बनेंगे को पार्टनर। ठीक है, मैं छोटे में इसको सीओपी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म रहेगी को पार्टनर्स।
ठीक है, तो मैं भी इसमें को पार्टनर दूंगा, ब्रदर भी इसमें को पार्टनर रहेगा, और सिस्टर भी इसमें को पार्टनर होगी। ठीक है, तीनों जने यहाँ पे को पार्टनर होंगे। क्या मदर भी यहाँ पे को पार्टनर हो सकती है? नहीं, मदर यहाँ पे क्या रहेगी, मदर जो है यहाँ पे मेंबर कहलाएगी। मेंबर क्यों कहलाएगी, उसके पीछे रीजन है। यहाँ पे रीजन क्या होता है, अब हो सकता है, अब मेरे जो नाना जी हैं, हो सकता है उन नाना जी, मेरे नाना जी ने भी एक एचयूएफ क्रिएट करी हो, तो मेरे नाना जी के एचयूएफ में मेरी मदर क्या होंगी, वहां पे को पार्टनर होंगी। जैसे मेरी यहाँ पे मेरे फादर के एचयूएफ में मेरी सिस्टर क्या है, को पार्टनर हो गई। वैसे ही सेम वे में एज अ डॉटर यहाँ पे को पार्टनर हो गई ना। तो ऐसे ही सेम वे में मेरी मदर मेरे नाना की एचयूएफ में क्या हो जाएगी, को पार्टनर हो जाएगी। तो वहां पे वो को पार्टनर हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या है, वो को पार्टनर नहीं होगी, यहाँ पे वो एज अ मेंबर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी जो एचयूएफ बन गई फैमिली की, यहाँ पे क्या हो गया, मदर जो है मेंबर है, फादर जो है वो करता है, और बाकी जो असेंडेंट्स हैं, जो मैं हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, तो ये तीनों कौन हो गए, ये को पार्टनर्स हो गए। राइट, इस तरीके से जो एचयूएफ होगी वो यहाँ पे जो है एचयूएफ नई क्रिएट होगी। इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं मेरी मैरिज हो गई। ठीक है, आगे यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। अब ये यहाँ पे हो गई मैरिज, और यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिसिस सेल्फ। ठीक है ना, यहाँ पे मिसिस सेल्फ आ गई, यहाँ पे मैं खुद था, तो यहाँ पे मिसिस सेल्फ जो है, क्या वो भी को पार्टनर हो जाएगी? सेम वे में समझना पड़ेगा। जैसे अभी मेरी मदर जो है मेंबर बनी, क्यों? क्योंकि वो मेरे नाना की एचयूएफ में को पार्टनर होगी। ऐसे ही सेम वे में क्या मेरी वाइफ जो होगी, वो क्या हमारी जो फैमिली की जो एचयूएफ बनी उसमें को पार्टनर हो सकती है? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरे ससुर जी की एचयूएफ हो, उसमें जो है वो को पार्टनर हो, इसलिए वो क्या है, यहाँ पे वो को पार्टनर नहीं बनेगी, यहाँ पे वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे वो मेंबर बनेगी। क्या बनेगी, यहाँ पे वो मेंबर बनेगी। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि ये पर्सन जो है ऑलरेडी जो है अपने पेरेंट्स के एचयूएफ में मेंबर, सॉरी को पार्टनर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वो हमारे वाले इसमें क्या रहेगी, मेंबर रहेगी। सेम अप्लाइज टू किसको, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ब्रदर, यहाँ पे भाभी, भाभी के का भी सेम ट्रीटमेंट रहेगा। ऑब्वियसली हो सकता है भाभी अपने पापा के जो एचयूएफ में जो है को पार्टनर हो, इसलिए यहाँ पे भी वो क्या बन पाएगी, यहाँ पे इसलिए वो भी यहाँ पे क्या बनेगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो भी मेंबर बनेगी। ठीक है ना, यहाँ पे वो भी मेंबर बनेगी। अब अब मान लेते हैं सिस्टर की मैरिज हो गई, सिस्टर का हस्बैंड, क्या सिस्टर का हस्बैंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? सिस्टर का हस्बैंड हो सकता है अपने पेरेंट्स के एचयूएफ में क्या हो, को पार्टनर हो, तो यहाँ पे भी वो क्या रहेंगे, एज अ मेंबर ही रहेंगे। ठीक है ना, ये चीज देखनी है कि जो सेकंड पर्सन है, वो हो सकता है कि अपने उसमें अपने जो असेंडेंट जो है, उनके असेंडेंट्स में जो है वो को पार्टनर हो, इसलिए जो है वो मेंबर्स कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उस एचयूएफ में लीगली डीड में ऐड हो, लेकिन जो है इस तरीके से माना जाता है कि वो वहां पे जो है को पार्टनर होंगे, इसलिए यहाँ पे एज अ मेंबर जो है उनको ऐड ऑन किया जाता है। अब मान लेते हैं ब्रदर और भाभी के दो बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लेते हैं मिस्टर एक्स। ठीक है, और ये बेबी एक्स, और एक प्रिंसेस बेबी एक्स, और यहाँ पे ले लेते हैं प्रिंसेस प्रिंसेस वाई। ठीक है, एक बेटा एक बेटी है। अब ये बता तो अब ये बताओ आगे ये क्या होगा, इनका क्या होगा? क्या ये आगे को पार्टनर बनेंगे? ये आगे बिल्कुल, ये आगे क्या बनेंगे, ये आगे को पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है ना, सेम। क्या क्यों बनेंगे? क्योंकि वो जो है अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। यहाँ पे जो ब्रदर है वो को पार्टनर है, इसलिए जो है फर्दर जो दो जने हैं आगे वो को पार्टनर हो गए। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है को पार्टनर की जो है वे आउट चलता है। अब फर्क क्या है, कर्ता में, कर्ता का तो मैंने आपको बता दिया, कर्ता जो है वो की पर्सन होता है, की पर्सन होता है। अब ये को पार्टनर और अपना मेंबर्स में क्या फर्क है?
को पार्टनर जो होता है उनके पास वेस्टेड राइट होता है, को पार्टनर जो है वेस्टेड राइट होता है। कल को अगर ये एचयूएफ जो है इस एचयूएफ में पार्टीशन होता है तो को पार्टनर का उसमें वेस्टेड राइट रहता है। तो मेंबर का एज सच वहां पे वेस्टेड राइट नहीं रहता, वो एक जो है उसमें एड ऑन जरूर होते हैं। मेंबर और को पार्टनर में लिटिल बिट डिफरेंस है, ठीक है ना। को पार्टनर जो है उस पर वेस्टेड राइट है, उनका होल्डिंग राइट है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने समझा कर्ता, को पार्टनर और मेंबर्स का किस तरीके से आगे ट्रीटमेंट रहेगा। और इसको हमें एक बात और समझना है कि ये जो है एचयूएफ चलती है यहाँ पे, ये 4 पीढ़ी तक चलती है, ठीक है ना। 4 पीढ़ी तक ये चलेगी, इस तरीके से जो है एचयूएफ का ट्रीटमेंट रहता है। एचयूएफ आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्रिएट होते हैं। मैं आपके साथ वन बाय वन लेके चलूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे रेज होते हैं, कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब इसको आगे लेके चलते हैं। अभी तक हमने क्या समझा कि कौन कौन इसमें कवर होगा, ठीक है ना। हस्बैंड ले लिया, और अब सिस्टर और हस्बैंड के इनके जो बच्चे होंगे ये क्या कवर हो सकते हैं, ये नहीं होंगे, ये भी क्या होंगे, इनके बच्चे भी क्या होंगे, मेंबर बनेंगे, ठीक है ना। इनके बच्चे क्या बनेंगे, मेंबर बनेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, लेकिन उस केस में जो यहाँ पे जो मैंने अपने केस में लिया, जो हमारे बच्चे होंगे, जो ब्रदर के होंगे, वो को पार्टनर बनेंगे। लेकिन सिस्टर के बच्चे जो है वो वहां पे मेंबर बनेंगे, ऑल दो सिस्टर जो है वो को पार्टनर रहेगी, राइट। सिस्टर को पार्टनर रहेगी वहां पे, उनके हस्बैंड जो है मेंबर रहेंगे, उनके बच्चे जो है मेंबर रहेंगे। मैं यहाँ पे को पार्टनर रहूंगा, मेरे बच्चे जो है को पार्टनर रहेंगे, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो मेंबर रहेगी। सेम अप्लाइज टू माय ब्रदर, वहां पे भी ब्रदर भी जो है को पार्टनर रहेगा, बट उनकी वाइफ जो भाभी जो है वो मेंबर रहेंगे, और उनके बच्चे जो हैं वो को पार्टनर रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से पूरा पूरा हमने चेन चला, और यही इस तरीके से आगे जो है चेन फ्लो में चलेगी। अब क्या क्या और चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम यहाँ पे बात करते हैं एचयूएफ के ग्रहण। तो एचयूएफ हम बेसिकली फॉर्म क्यों कर रहे हैं, ताकि जो भाई हम टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट कर रहे हैं कि एचयूएफ जो है हमारी फैमिली इनकम है, तो हम उसको एज अ एचयूएफ में जो है वो इनकम जो है वहां पे रहे। तो हमें ध्यान में रखना है कुछ बात का। एक इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करोगे अपनी उस केस में, ठीक है ना, आपकी जो इनकम होगी एक एचयूएफ की इनकम होगी, उस वो एचयूएफ के रिटर्न में जाएगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि वहां पे जब हम इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे हम रिबेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है वहां पे क्लेम करते हैं। लेकिन ये एचयूएफ के केस में ये वाली जो डिडक्शन है, ये वाली डिडक्शन एचयूएफ के केस में जो है बिल्कुल भी नहीं मिलती। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये वाली डिडक्शन यहाँ पे नॉट अलाउड, ये डिडक्शन नहीं मिलती। चाहे ऑल दो आपको जो डिडक्शन जो बाकी जैसे होती है, जो नॉर्मल डिडक्शन बाकी की मिलती है, आप 80C की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करेंगे, 80D की, वो सब आपको अब वो सारी आपको लिए अलाउड है। लेकिन यहाँ पे जब 87A की जो रिबेट मिलती है, जो हमारे को टैक्स काफी ज्यादा जो है हमारा रिड्यूस कर देती है, वो हमें ध्यान में रखना है, वो एचयूएफ के केस में अलाउड नहीं है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रेड में लिख भी दिया है। अब यहाँ पे ना कुछ बातों का और ध्यान में रखना है, यहाँ पे अलग अलग जो है फिलॉसफी है। यहाँ पे 2 स्कूल हैं। यहाँ पे स्कूल ऑफ हिंदू लॉ की बात करें, अगर हम स्कूल ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। 2 केस कौन से हैं, एक है दया बागा, दया बागा स्कूल, एक है दया बागा स्कूल, और दूसरा है मिताक्षरा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है। दया बागा स्कूल ऑफ लॉ और मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, दोनों दोनों जो है यहाँ पे अलग अलग रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो मिताक्षरा है, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं दया बाग का। यहाँ पे दया बागा जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो है वेस्ट बंगाल और आसाम के केस में, यहाँ पे जो लोग हैं इस दया बागा स्कूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल जो है फॉलो करते हैं। ऑल दो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो है हमारा मिताक्षरा जो है स्कूल ऑफ लॉ है। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे मिताक्षरा कहता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, यहाँ पे उसका जो है ऑटोमेटिकली वेस्टेड राइट जो है बन जाता है, उसका ऑटोमेटिकली वेस्टेड राइट बन जाता है उस एचयूएफ के अंदर। और यहाँ पे क्या बात करता है, यहाँ पे कहता है भैया जब तक फादर अलाइव है, अगर फादर अलाइव है तब तक उसका राइट नहीं है। और फादर की डेथ होने पे ही, फादर की डेथ होने के बाद ही जो है
चाइल्ड का राइट होगा। ये कहता है कि चाइल्ड का राइट कब आएगा, जब फादर की डेथ होगी। तो ये दोनों उसमें फर्क है, दोनों केसेस में ये फर्क है। ठीक है, दया बागा स्कूल जो है वेस्ट बंगाल असम में जो है वो कहता है कि भैया जब तक फादर अलाइव है तब तक उस एचयूएफ में जो है बच्चे का कोई राइट नहीं है। लेकिन मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ कहता है कि भैया अगर बच्चा पैदा हो गया उस केस में जो है उसका वेस्टेड राइट अपने आप ही जो है उस एचयूएफ में जो है उसका राइट क्रिएट हो गया। अब क्वेश्चन आता है भैया क्या ये एचयूएफ जिसकी फुल फॉर्म हमारी क्या हो गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो क्या ये ओनली एंड ओनली हिंदू के केस में रहता है? यहाँ पे जो है ध्यान में रखना है कि हम कि जैन सिख जो हैं वो भी जो हैं वो इसका एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं, हमारे को ध्यान में रखना है। तो जैन धर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एचयूएफ बोलते हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उनको लगता है सिर्फ और सिर्फ दिस इज ओनली फॉर द, यहाँ पे जैन और सिख भी जो है यहाँ पे एचयूएफ को फॉलो कर जो है अवेल कर सकते हैं, एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और रेज होते हैं इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से होगा, क्या ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में है, या क्या ये गुड्स के केस में है, क्या सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर इस एचयूएफ का बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडर भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें ना अलग अलग लोगों के व्यूज आ रहे हैं, इसमें अलग अलग व्यूज हैं। तो इन माय व्यू जो है हमारे हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर भी एचयूएफ जो है क्रिएट कर सकता है, एचयूएफ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कहीं पे एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पे नहीं डली कि सर्विस प्रोवाइडर कांट भी गो फॉर द एचयूएफ, वहां पे एचयूएफ जो है सर्विस प्रोवाइडर भी, बट ऑल दो यहाँ पे अलग अलग जो है व्यू है। यहाँ पे एक बात ये आती है कि एचयूएफ में जब बिजनेस कर रहे हैं, एचयूएफ जो फैमिली बिजनेस कर रही है, तो वहां पे क्या अगर उसमें थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई और जीएसटी की रिक्वायरमेंट हो गई तो क्या जीएसटी भी अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, एचयूएफ भी जो है जीएसटी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्या एचयूएफ किसी फर्म में पार्टनर हो सकता है? क्या किसी फर्म के अंदर एचयूएफ पार्टनर हो सकता है? बिल्कुल, एचयूएफ भी जो है फर्म में पार्टनर हो सकता है। अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी एचयूएफ के लिए 2% चाहिए, ठीक है, एचयूएफ के लिए 2% चाहिए। क्या हस्बैंड और वाइफ मिलके भी, हस्बैंड प्लस वाइफ मिलके भी, क्या ये दोनों मिलके भी एक एचयूएफ बना सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे 2 जने मिनिमम चाहिए, यहाँ पे 2 जने मिलके भी अपनी एचयूएफ बना सकते हैं, हस्बैंड वाइफ या फिर हस्बैंड सन जो है इनके नाम पे मिलके भी बन जाएगी, हस्बैंड प्लस डॉटर मिलके भी जो है यहाँ पे एचयूएफ जो है यहाँ पे बन सकती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है एचयूएफ जो है एचयूएफ में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या एचयूएफ में जब बिजनेस हो रहा है तो क्या ये एचयूएफ मेंबर्स को, क्या ये एचयूएफ मेंबर्स को, कर्ता को जो है सैलरी पे कर सकती है? बिल्कुल, ये जो है सैलरी पे कर सकती है, बिल्कुल पे कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि को ऑल दो रन कौन कर रहे हैं, यही लोग तो रन कर रहे हैं, तो यहां से जो है ये सैलरी वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमें इनकम टैक्स के प्रोविजन का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजंस में है कि वो पर्सन जो सैलरी विड्रॉ कर रहा है वो कैपेबल होना चाहिए उस सैलरी के विड्रॉ करने के लिए। ठीक है ना, तो हमें ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं हो कि पर्सन जो है 50,000 महीने के लिए ही कैपेबल है और वो निकाल रहा है 1 लाख रुपए महीना। ठीक है ना, तो यहाँ पे पर्सन जो है अकॉर्डिंगली कैपेबल होना चाहिए, उस हिसाब से जो है हम निकाल सकते हैं, वहां पे जो है सेल जो है मेंबर्स कर्ता वगैरह जो है वहां पे जो है अपनी सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने इनकम का डाइवर्जन कर दिया, हम सोच रहे हैं भैया यहाँ पे इनकम ज्यादा आ रही है, एक एचयूएफ क्रिएट करते हैं वहां दे दें, तो ध्यान में रखना सेक्शन 64, सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्लबिंग ऑफ इनकम का जो सेक्शन है, सेक्शन 64 जो है यहाँ पे लगता है, यहाँ पे एचयूएफ में भी क्लबिंग ऑफ इनकम लगता है। तो ध्यान में रखना ऐसा ना हो कि क्लबिंग ऑफ इनकम लग जाए और आपकी इनकम में जो है एचयूएफ की इनकम ऐड हो जाए, या एचयूएफ में हो जाए, जो भी हो जाए, मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस भी यहाँ पे लगते हैं। अब एचयूएफ जो है बिजनेस रन कर रहा है, तो क्वेश्चन आता है क्या सेक्शन 44 एडी में रिटर्न फाइल कर सकता है, 44 एडी ऑप्ट कर सकता है? तो बिल्कुल सेक्शन 44 एडी जो है एचयूएफ जो है ऑप्ट कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है। तो ये मेनली हमने बात करी, जहां पे हमें सबसे पहले तो ध्यान में रखना है क्या
कि किस तरीके से जो है इसका ट्री रहता है, किस तरीके से यहाँ पे एचयूएफ फॉर्म करी जाती है, क्या हियरार्की रहती है, ठीक है, किस तरीके से मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, करता क्या, करता कौन होगा, को पार्टनर कौन होगा, मेंबर कौन होगा, ये सारी बातें। उसके बाद क्या रिबेट, 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, 80C 80D बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्कूल ऑफ लॉ स्टेट वाइज जो है वो क्या क्या बातें करते हैं उसका भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन जो है। मिताक्षरा स्कूल कहता है कि भैया वेस्टेड राइट हो गया, ऑल दो जो है दया बागा स्कूल कहता है वेस्ट बंगाल असम का कि भैया नहीं, ऐसे नहीं, जब 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 फादर की डेथ होगी तब जाके चाइल्ड का जो है वेस्टेड राइट होगा। एचयूएफ जो है जैन सिख धर्म वाले भी जो है एचयूएफ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और क्या क्या बात करी थी हमने, जो है जो है आप जीएसटी नंबर भी ले सकते हो, पार्टनर भी बन सकते हो, हस्बैंड वाइफ मिलके भी बना सकते हैं, ठीक है, मेंबर जो है सैलरी भी ले सकता है, क्लबिंग ऑफ इनकम लग जाएगा। ध्यान में रखना है 44AD का भी ध्यान में रखना है, 44AD जो है ऑप्ट कर सकते हो, वही उसकी सीलिंग लिमिट जो है वो तो रहेगी ही रहेगी, जो 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गई वो ध्यान में रखना है। प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से 75 लाख तक हो गई, तो उस तरीके से 44AD को जो है आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ये जो है कहीं ना कहीं 44AD, ठीक है ना, 44AD हमारा 2 करोड़ से 3 करोड़ वाला, ठीक है ना, वो तो 44AD आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारे को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी, किस तरीके से जो है एचयूएफ जो है काम करेगी, किस तरीके से फॉर्म होगी, ठीक है ना। फॉर्म का क्या होगा, किस तरीके से, वही आप जो है एचयूएफ बनाएंगे, एचयूएफ एफिडेविट वगैरह बना के वहाँ पे जो है फाइल करेंगे, उसके बेसिस पे पैन अप्लाई करेंगे, वो फिर वो जो है अपना अकाउंट वगैरह खोल के उसमें जो है अपना जो है उस तरीके से जो भी उसमें इनकम जनरेट होगी उस एचयूएफ में, वो अपनी एचयूएफ की जो है रिटर्न फाइल होगी वहाँ पे जो है आप दिखाएंगे, राइट। तो ये मोटा मोटा हमने लेआउट एक जो है डिस्कस करा कि किस तरीके से एचयूएफ जो है काम करती है, राइट। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।